जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। तो जैसा कि आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिख ही रहा होगा, आज का टॉपिक है नो अबाउट एसएसबी, है ना। तो एसएसबी क्या है, डे 1 से डे 5 के बीच क्या क्या असेसमेंट होंगे, है ना, उनको कैसे कैसे ऑब्ज़र्व किया जाता है, कैसे कैसे आप उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। उस सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो नो डाउट फ्रेशर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो, और रिपीटर्स के लिए भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको अभी तक की वीडियोस में नहीं मिला होगा, बिलीव मी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये इंटरव्यू 5 दिन का होता है, ठीक है। अब मैं इसको डे वाइज अगर डिवाइड करूँ तो आपका जो डे 1 होता है वो होता है आपका स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका OIR टेस्ट और एक होता है आपका PP&DT। OIR मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, और ये होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो देखिए, जो OIR होता है ना, ये नाम में क्लियर है कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, तो आपकी इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं। तो इसमें 2 रीजनिंग के टेस्ट होते हैं, ठीक है। 15 से 20 मिनट एक टेस्ट को मिलता है पर टेस्ट, है ना, और पर टेस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो OIR होता है ना, ये बताता है आपकी बेसिक इंटेलिजेंस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया एक रेक्टेंगल, बोल दिया इसकी साइड 20 है, ये 10 है, एरिया बताओ, तो 20 × 10, ये आपकी क्या है, बेसिक इंटेलिजेंस है। अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना आता है देन ओनली आप इसका आंसर कर सकते हो। तो एरिया कैलकुलेट करना आना भी क्या है, एक बेसिक इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो ये OIR जो है आपकी बेसिक इंटेलिजेंस को बताता है। अब PP&DT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो पिक्चर परसेप्शन मतलब एक पिक्चर होती है, ठीक है। एक इमेज आपको दिखाई जाएगी जो कि 30 सेकंड के लिए आपको दिखाई जाती है। उस 30 सेकंड में आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। फिर आपको एक सीट मिलती है, ब्लैंक सीट, जिसमें यहाँ पे एक बॉक्स होता है, यहाँ पे लिखा होता है एक्शन और यहाँ पे लिखा होता है स्टोरी, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है ना, इसको मान के चलो आप ये इमेज है ना। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे ना, कैसे इनको फिल करना है। मैं अभी बस आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो जो आपको इस इमेज में दिख रहा है ना, वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। मेल दिख रहा है तो मेल लिखना है, उसकी एज अगर आपको लग रही है भाई 21 है तो 21 लिख दी। उसका मूड कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो इस तरह से इसको आपको बॉक्स को भरना है। और एक्शन होगा जो आप उस पिक्चर को परसीव करके, उस पिक्चर को ऑब्ज़र्व करके, जो आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे ये हो रहा है, तो एक थीम जो आप बनाओगे, मान लो प्लांटेशन कैंप लग रहा है तो आप लिख दोगे यहाँ पे प्लांटेशन कैंप, ठीक है। उसके अराउंड आप 10 से 12 लाइन की एक स्टोरी लिखोगे। ये आपका बेसिकली पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। अब इसको क्या करना होता है, आपने स्टोरी लिख दी, अब 10 से 15 के ग्रुप फॉर्म होते हैं, ठीक है। ग्रुप फॉर्म होंगे, जैसे ऐसा होता है कि यहाँ पे आपके तीनों असेसर्स हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठा है, यहाँ पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा है, यहाँ पे GTO बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे राउंड चेयर्स लगी होती हैं, यहाँ पे आप लोग बैठे हो ग्रुप्स में। तो देखिए, आपने स्टोरी लिखी, सबने अलग अलग परसेप्शन, सबका अलग अलग होता है, तो सबने अलग अलग परसीव किया, सबने अलग अलग अपनी स्टोरी लिखी। अब आप सबको 30-40 सेकेंड में भी 50 सेकेंड्स मिलेंगे अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो ये बंदा अपनी स्टोरी नरेट करेगा, तो ये इसकी जो स्टोरी है, जो उसने लिखा है, उस पर ध्यान होता है साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है। ये सुनेगा आपकी स्टोरी। अब जिस तरीके से ये उसको नरेट कर रहा है, वे ऑफ नरेशन, उस पर ध्यान होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर का, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को आपकी साइकोलॉजी देखनी है ना, कि कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, है ना, क्या प्रॉब्लम्स आपने उसमें ऑब्जर्व करी, क्या आपका माइंड ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टोरी देखेगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपकी कम्युनिकेशन देखेगा कि आप कैसे नरेट कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। फिर नरेशन इसने किया, फिर ये करेगा, ये करेगा। जब सब लोग नरेशन कर लेंगे, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है उसी स्टोरी पे। अब डिस्कशन पे ध्यान देता है GTO। ये देखेगा कि आप ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्या आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है,
क्या आप अपने जो मेट्स हैं, जो अपने कैंडिडेट्स और भी हैं, उनकी बातें सुनते हो? क्या आप वैलिड पॉइंट्स पे एग्री करते हो? इनवैलिड पे डिसएग्री करने का आपके अंदर करेज है? क्या आप इनको अपनी बातें मनवा सकते हो अगर आपकी बातें सही हैं तो? क्या आप पॉजिटिव इम्पैक्ट इन पे छोड़ पा रहे हो? मतलब आप किस तरह ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और किस तरह ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ये सब देखता है जीटीओ। अब देखिए, आपको एक रियल टाइम में एक वहीं की वहीं एक 30 सेकंड के लिए स्टोरी दिखाई गई, आपने सब ऑब्जर्व किया। देखिए, जब ऑब्जर्वेशन जहाँ काम आता है ना, तो वहाँ इफेक्टिव इंटेलिजेंस का काम आ जाता है। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से अगर समझें, मान लीजिए यहाँ तो मैंने आपको बता दिया था कि ये 20x10 का रूम है, ठीक है, इसका आपको एरिया निकालना है, तो आपने 20x10 कर दिया। अब ऑब्जर्वेशन कैसे काम आती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस में, देखिए मान लीजिए मैं एक आपको रूम में बैठा देता हूँ, वेट, ओके, ये एक रूम है और ये इसका फ़र्श है और आप यहाँ बैठे हो। अब मैं आपको कुछ नहीं बताया मैंने इस रूम के डायमेंशन क्या हैं क्या नहीं है। अब मैं आपको सीधा बोल दूँ कि इसके फ़र्श का एरिया बताओ, तो यहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन काम आएगी। अब पता चलेगा आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है। मान लीजिए आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तो आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लोगे कि हाँ लेंथ होगी 80-20 होगी और विड्थ इसकी शायद 9-10 होगी, तो अब भाई 20x10 निकाल के एरिया निकाल दोगे। तो जहाँ ऑब्जर्वेशन काम आती है ना, वहाँ रोल आ जाता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस का। अब जब आप फौज में होगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ ऐसे कटोरे में नहीं मिलेगा भाई, ये है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन यूज़ करनी है। अब वॉर जोन में भी हो तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे एनिमी हो सकता है ना, कितनी दूर हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूँ ना, एक अकेडमी की बात करता हूँ, तो हमारा एक एलडी होता था, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसमें हमको ना पॉइंट्स लोकेट करना सिखाते थे। तो उसमें हमको बताना होता था कि हाँ ये अप्रॉक्स 1200 मीटर पे होगा ये पॉइंट, ये 1000 मीटर, वो हमारी ऑब्जर्वेशन से हमको बताना है। तो जहाँ वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, वही इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी काम आएगी। बट अब मेरे को ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपने ऑब्ज़र्व किया और ये निकाल लिया कि ठीक है ये 18 से 20 है, ये 9 से 10 है, बट आपको एरिया कैलकुलेट करना नहीं आता, तो क्या आपकी ये ऑब्जर्वेशन कोई काम की है? नहीं भाई, एरिया निकालना तो आना चाहिए। तो मेरे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको एरिया निकालना नहीं आता, एरिया निकालना क्या था, बेसिक इंटेलिजेंस, तो जब तक आपकी बेसिक इंटेलिजेंस ही ख़राब है तो आपकी इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस भी कोई काम की नहीं है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं OIR की इम्पोर्टेंस पे, बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि OIR इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भाई OIR की इम्पोर्टेंस यहाँ से देख लो आप। जब तक आपकी बेसिक इंटेलिजेंस ही सही नहीं है ना, तो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस का कोई काम नहीं है फ़ौज में। तो बेसिक इंटेलिजेंस किससे शो हो रही है अपनी? OIR से। तो बेसिक इंटेलिजेंस OIR से शो हो रही है, इसका मतलब OIR इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लिया मैंने कि हो सकता है स्क्रीन इन वाले टाइम पे ये OIR चेक नहीं होते होंगे, लेट हो जाते होंगे, इसके बेसिस पे आपको स्क्रीन इन कर लिया। बट इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ ना, तो आपको समझ में आएगा। देखिए OIR कैसे इंपॉर्टेंट है, एक आगे की बात करते हैं थोड़ी। तो जैसे ही आपका ये हुआ, स्क्रीन इन स्क्रीन आउट होते हो आप, है ना, जो आउट हुए वो घर जाएंगे, बाकी को जो स्क्रीन इन होते हैं उनको कुछ फॉर्म्स मिलते हैं। उसमें एक फॉर्म होता है PIQ फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब पूरे SSB में ना, मैं जो दो चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानता हूँ, पहला तो है साइक और दूसरा है आपका PIQ फॉर्म। इसके अलावा मैं कुछ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता नहीं हूँ। ये आपको समझ में आएगा अगली दूसरी या तीसरी वीडियो जो PIQ के ऊपर होगी। तो अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ, PIQ फॉर्म आपका एक CB है, मतलब आपकी इसमें इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू में। और साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाता है एक PIQ फॉर्म, वो आपकी साइकोलॉजिस्ट को PIQ से मैच करेगा। कैसे करता है वो भी देखेंगे। तो देखो, जो PIQ फॉर्म आपने भरा, ये अपना CB भर दिया आपने, PIQ फॉर्म भर दिया आपने। अब यहाँ पे ना, जब आप स्क्रीन इन हो गए हो, आपका जो यहाँ पे कॉलम है ना, इसमें OIR का ना स्कोर लिखा होता है। अब मेरे को बताओ, ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास गया और उसने आपका OIR का स्कोर देखा और उस पर लिखा है भाई 95/100, तो क्या उसके मन में पॉजिटिव इमेज नहीं बनेगी आपकी कि यार इसका बेसिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है और ये स्क्रीन इन होके भी आ रहा है, तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी इसका ठीक ठाक है। बट अब मान लो यहीं आपका स्कोर होता 50/100, मान लिया आप PPDT के बेसिस पे स्क्रीन इन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या सोचेगा, अरे यार इसकी तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो क्या, इसकी तो बेसिक इंटेलिजेंस ही ख़राब है। तो एक नेगेटिव इमेज आपकी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के दिमाग में बन गई। तो वो अब ना क्या करेगा, आपकी इंटेलिजेंस को कुरे देगा। भाई मैंने देखा है, वो इंटेलिजेंस को कुरेदता है। वो आपको रूम में बैठे बैठे क्वेश्चन देगा
कि ये रूम है, इसकी ये डायमेंशन बता दो, इसका एरिया बता दो, तो वो आपकी बेसिक इंटेलिजेंस और इफेक्टिव इंटेलिजेंस दोनों पे क्वेश्चन करने लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ भाई आप OIR प्रैक्टिस करो, है ना, जिससे ये स्कोर ना ये हो 95। पॉजिटिव इमेज होती है ना, तो आप 19-20 भी कहीं परफॉर्म कर देते हो ना अगले टास्क में, तो वो नेगलेक्ट कर देता है। बट अगर आपकी परफॉर्मेंस ही बेकार है ना OIR की, तो वो नेगेटिव इमेज जो बन गई है इसको पॉजिटिव करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो OIR पे काम करना है, OIR बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे 1 मेरे को लगता है क्लियर होगा। उसके बाद हमने PIQ फॉर्म भरा, बाकी फॉर्म भरे। अब आता है आपका डे 2। डे 2 होता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट। अब देखिए साइकोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है ही। साइकोलॉजी बेसिकली कनेक्टेड है अपनी माइंड से। जब आपका माइंड ही रेडी नहीं है कुछ चीज़ सुनने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो आपको कैसे ही ट्रेन कर देंगे, है ना। तो साइकोलॉजी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब साइक टेस्ट में आपके 4 टेस्ट होते हैं। एक होता है TAT, एक होता है WAT, एक होता है SRT और एक होता है STT। ये होता है थीमेटिक टेस्ट होता है, ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, ये सिचुएशन रिएक्शन होता है और ये होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो देखिए जो TAT होता है ना, इसमें आपको 11 इमेज दिखाई जाएंगी। जैसे PPTT वाले टाइम पे एक इमेज दिखाई थी ना, वैसी ही 11 इमेज बैक टू बैक आपको 30-30 सेकंड के लिए दिखाई जाएंगी। मतलब 30 सेकंड के लिए एक इमेज आई, फिर आपको 4 मिनट मिलेंगे स्टोरी लिखने के लिए, फिर अगली इमेज आएगी 30 सेकंड के लिए, फिर 4 मिनट मिलेंगे। ऐसे ही करके 11 इमेज दिखाई जाएंगी। फिर एक ब्लैंक स्लाइड आएगी, उस पर कुछ नहीं होगा, बस वाइट स्क्रीन होगी, वो भी 30 सेकंड तक ही रहेगी। और फिर आपको 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी है उस ब्लैंक स्लाइड पे। अब ब्लैंक क्यों दिखाई है? ताकि आपकी रियल साइकोलॉजी बाहर आए। मतलब ब्लैंक दिखाने का मतलब ये है, उसमें तो आप इमेज भी खुद ही क्रिएट कर रहे हो और स्टोरी भी खुद क्रिएट कर रहे हो। तो चलो मान लिया जो 11 इमेज हैं, हो सकता है इनमें कुछ इमेज नेगेटिव हों, है ना, तो स्टोरी आपकी नेगेटिव बन जाए। कैसी बन जाए स्टोरी, कैसी बनानी है उस पर डिस्कस कर लेंगे। बट ब्लैंक स्लाइड भी आपने नेगेटिव लिख दी, तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी में क्या है, झोल है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ब्लैंक स्लाइड। और ब्लैंक स्लाइड का यही काम नहीं है। जो ब्लैंक स्लाइड है ना, ये आपके बारे में मतलब ट्रू सेल्फ बताती है भाई, कि ये क्योंकि आपका ही किया कराया सब। इमेज भी आपने सोची, स्टोरी भी आपने लिखी, एक्शन भी आपने लिखे, थीम भी आपने लिखी, तो सब कुछ आपका किया कराया है ना। तो ये जो ब्लैंक स्लाइड है ना, आपकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है उसको बताती है। तो ये ब्लैंक स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई। ब्लैंक स्टोरी लिखनी कैसे है भाई? मैं जो करता हूँ ना, वो PIQ से मैच करके, क्योंकि PIQ भी तो भाई आपके बारे में ही है ना, आपकी क्वालिटीज़ है ना PIQ में। तो वही क्वालिटीज़ क्यों नहीं दिखा रहे हो यहाँ पे? वही क्वालिटीज़ दिखाओगे ना, तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, उसके पास भी PIQ फॉर्म होता है, वो भी देखेगा हाँ भाई PIQs में भी ये क्वालिटीज़ दिख रही हैं इसमें, और इसकी ब्लैंक स्लाइड वाली जो स्टोरी है इसमें भी ये वाली हैं क्वालिटीज़। तो उसको कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ भाई ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, ये इसमें रियल में ये क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। अब ये जो TAT होता है ना, इसकी इम्पोर्टेंस ये मान लीजिए आप 60% है टोटल में से, 100 में से 60% इसकी इम्पोर्टेंस है। 60 क्यों? क्योंकि जो TAT होता है ना, ये आपको इमेज दिखा रहे हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड से आता है सब कुछ। तो जब सारी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं, और जो आपकी साइकोलॉजी बनाता है वो अनकॉन्शियस माइंड ही होता है ना। कॉन्शियस माइंड को तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो ना चीज़ों को, कॉन्शियसली अगर आप सोच रहे हो तो, बट अनकॉन्शियसली आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं दब गई हैं, बट आपको याद नहीं है। तो अनकॉन्शियस माइंड से आती है आपकी साइकोलॉजी, और TAT डिज़ाइन किया गया है आपके अनकॉन्शियस को एक्टिव करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी इंपॉर्टेंस 60% होती है। ठीक है। उसके बाद WAT होता है। इसमें क्या होता है, आपको बैक टू बैक 15 सेकेंड के लिए एक वर्ड आएगा, उसी 15 सेकंड में इस वर्ड पे आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है, फिर अगले 15 सेकंड के लिए अगला वर्ड आएगा। ऐसे ही 60 वर्ड आते हैं। ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है 20%। ये आता है आपका सबकॉन्शियस से, मतलब आप आधे कॉन्शियस हो, आधे अभी अनकॉन्शियस हो। ठीक है। अब आता है आपका सिचुएशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपको एक बुकलेट मिलेगी, उसमें 60 सिचुएशन लिखी होती हैं। जैसे कि आप रोड से जा रहे हो, आपके सामने सांप आ गया, तो आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन लिखी होती हैं। इन पर रिएक्ट करना है आपको, कैसे इनको सॉल्व करोगे। तो ये आता है आपका कॉन्शियस से। भाई अगर आप फौज में हो तो कॉन्शियस भी तो माइंड आपका सही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशंस आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको तो सॉल्व आप कॉन्शियस माइंड से ही करोगे ना। तो आपका कॉन्शियस कितना एक्टिव है वो ये बताता है। इसकी इंपॉर्टेंस भी 20% होती है। अब SDT की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? 100 तो यहीं पे हो गया। SDT की सिर्फ यही इंपॉर्टेंस है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ, जो मेरे को लगता है। क्योंकि देखो SDT में आपको लिखने हैं ना सेल्फ डिस्क्रिप्शन।
अपने आप को डिस्क्राइब करना है, बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना ही करना है, बट आपको एक तो करना होता है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेंड्स, सेल्फ, और एक लिखना होता है पैरा आपको कि आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज़ योर गोल यू कैन से, ठीक है। तो आप अपने आप के बारे में लिख रहे हो ना, सबके अलग अलग नज़रिए से, तो वो जो क्वालिटीज़ आपकी PIQ में दिख रही हैं ना, वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी दिखनी चाहिए। आया समझ? तो इस तरह से साइक टेस्ट ख़त्म होता है। उसके बाद आ जाता है आपका डे 3 और डे 4 की साथ में बात करेंगे, ठीक है। तो डे 3 और डे 4 में क्या होता है, मॉर्निंग में आई कैन से आपका GTO चलता रहेगा ना, ग्राउंड टास्क चलता रहेगा, और इवनिंग में आपके पैरेलली क्या चलते हैं, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। देखिए GTO में काफ़ी सारे टास्क होते हैं, डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे, बट इसमें एक तो होता है GD, 2 GD होते हैं। एक होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, एक होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, एक होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। मैं अभी इन चारों की बात करता हूँ। देखिए GD जो होता है, पहला GD जो होगा उसमें आपको 2 टॉपिक मिलेंगे। ग्रुप आपस में डिस्कस करके एक टॉपिक सिलेक्ट करेगा और उस पर डिस्कशन करेगा। फिर दूसरा टॉपिक मिलेगा, उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, दूसरा जो GD होगा उसमें एक ही टॉपिक मिलेगा और आपको उस पर ही डिस्कस करना है। ये हो गया। अब आपका आ जाता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या होगा, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, ठीक है, कि आप मान लीजिए आप 6 लोग हैं वहाँ पे, जो भी वहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है उसमें 6 लोग हैं। तो वो बोलेगा कि आप ग्रुप हो एक, आप कहीं घूमने जा रहे थे वैन से, है ना, वहाँ पे एक आदमी आया जिसका एक्सीडेंट हो रखा है, वो बाइक से आ रहा है, मतलब वो वुंडेड है। उसके बाद उसने आपको एक प्रॉब्लम बताई कि कहीं पे चोर हैं, वो ये चोरी करना चाहते हैं, ऐसे करके 3-4 प्रॉब्लम्स उसमें दे देगा। तो यहाँ पे वो चेक करता है भाई आपकी ग्रास्प कैसी है, क्योंकि ये जो आपकी जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, वो जो आपका GTO है, जो ऑफिसर है, वो इसको एक बार तो रिसाइट करेगा, आपको सुनाएगा। फिर ये पेज आपको 1 या 2 मिनट के लिए मिलता है आपको पढ़ने के लिए। अब इतने टाइम में एक बार उसने पढ़ी और 1-2 बार आप पढ़ लोगे 1-2 मिनट में, तो इतने टाइम में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करनी है और अपने माइंड में सेट रखनी है, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को अभी आपको सॉल्व करोगे। तो ये आपकी ग्रास्प कैसी है। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स, 3-4 प्रॉब्लम है, इनको प्रायोरिटाइज़ कैसे कर रहे हो, है ना, ग्रुप के साथ आप कैसे तालमेल बिठा रहे हो उनको सही करने के लिए, वो सब यहाँ पे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। इसलिए क्योंकि ये पूरा बता देती है आपका कि ग्रुप के साथ आपका तालमेल कैसा है ना, आप कितनी आपकी ग्रास्प है ना, कितना आप ग्रुप के साथ लेके चलते हो एक साथ सबको, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्या आप अपने एम से तो नहीं भटकते। ये सब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आ जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें क्या होता है, एक स्टार्ट लाइन होती है, एक फिनिश लाइन होती है, इसके बीच में 3 लाइन और होती हैं, ठीक है। ये आपकी फिनिश लाइन है, ये आपकी स्टार्ट लाइन है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, इसमें बीच में कुछ ऑब्स्टेकल होते हैं, इनको क्रॉस करके आपको ये लाइन क्रॉस करनी है। फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ऑब्स्टेकल होते हैं, फिर यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे करके 4 हर्डल्स, 4 हर्डल्स आपको क्रॉस करने हैं और आपको फाइनली फिनिश लाइन पे पहुंचना है। तो यहाँ पे आपके दिखते हैं एक्शंस, कि आप एक्शन कैसे लेते हो, ग्रुप के साथ कैसे एक्शन लेते हो, क्या आप यहाँ से निकलने के लिए आइडियाज़ दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे, है ना, आप इनएक्टिव तो नहीं हो ग्रुप में। तो ये सब PGT से डिसाइड होगा। GOR को ना वैसे बहुत लेस इंपॉर्टेंट बताते हैं सब, पर मेरे को तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि जो GOR होता है ना, इसमें आपको एक रोप दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, और आपका ग्रुप इसको पकड़ के चलता है। मान लीजिए एक बंदा यहाँ खड़ा है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ पे, पाँचवा यहाँ पे, 5 का ग्रुप है मान लो। अब ये रोप आपको साथ लेके चलनी है और आपको 4-5 ऑब्स्टेकल क्रॉस करने होते हैं, ठीक है। वो बता देंगे हम बाद में, अगली जो हम GTO वाली अलग वीडियो करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे GOR के ऑब्स्टेकल होते हैं। अब इसमें आपका ना चेक होता है कि आपको ग्रुप के साथ तालमेल कैसा है। भाई आप वॉर जोन में हो मान लो, और आपका ग्रुप के साथ तालमेल ही सही नहीं है ना, आपका कमांडर कुछ कह रहा है, आप कुछ कर रहे हो, है ना, या फिर आप कमांडर हो, मान लो आप कुछ कह रहे हो, आपके जो साथी हैं वो आपके इंस्ट्रक्शन सुनना ही नहीं चाहते, वो फॉलो ही नहीं कर रहे, तो भाई कैसे कमांडर हो आप, है ना। तो यही चीज़ इसमें चेक होती है GOR में, कि लोग अगर आपको लीडर बना रहे हैं तो क्या आपकी सुन रहे हैं, आप आगे ही आगे हो, आप उसको लीड कर रहे हो, तो क्या लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप पीछे हो तो आप अपने जो लीडर है उसकी बात मान रहे हो, उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़ौज में क्या है भाई, डिसिप्लिन क्या है, बस जो अपने से ऊपर है उसकी सुनो, है ना, वो जो बोल रहा है वो करो। तो ये जो GOR है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 4 टास्क है ना, GD, GP, PGT और GOR, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छोटे मोटे टास्क होते हैं, एक HGT होता है ना, एक कमांड टास्क होता है, एक लेक्चरेट होता है, और एक आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है,
इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है, ठीक है। तो इस तरह के 3-4 वो और होते हैं टास्क, है ना। ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जैसे पीजीटी में 4 थे ना ये, अब एचजीटी में ये 1 हो जाएगा बस। और आपका ग्रुप हाफ में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए 6 का ग्रुप था तो 3-3 में डिवाइड हो जाएगा, पहले 3 करेंगे फिर अगले 3 करेंगे। कमांड टास्क में क्या होता है, आपको कमांडर बना देते हैं और आपको 2 सबऑर्डिनेट मिलते हैं, ठीक है। और सेम ऐसा ही, या तो ऐसा होगा स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन वाला, या एक बॉम्ब डिफ्यूज़न वाला भी होता है जिसमें बीचों बीच एक आइलैंड होगा यहाँ पे, या तो कुछ चीज़ होगी जिसको आपको लेके बाहर आना है, या आप बाहर खड़े हो, यहाँ पे एक बॉम्ब है तो आपको अंदर जाके ये डिफ्यूज़ करना है फिर बाहर आना है। और आप कमांडर हो, आप बस इंस्ट्रक्शन दोगे, आपके सबऑर्डिनेट्स उनको फॉलो करेंगे, तो आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो वो कमांड टास्क में वो देखेगा एज ए कमांडर आप सूटेबल हो या नहीं। लेक्चरेट में बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन ही चेक होती है ना। एक कोई भी टॉपिक पे आपको 3 मिनट बोलना होता है, वहाँ पे एक स्लिप मिलेगी, उसमें 3-4 टॉपिक होते हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक आप सिलेक्ट करोगे, है ना। और जैसे आपके आगे वाला बंदा अगर बोल रहा है तो उस टाइम पे आप वो टॉपिक लेके एक साइड में चले जाओगे, वो 3 मिनट बोलेगा तो वो 3 मिनट में आप उस टॉपिक के बारे में पॉइंट्स कलेक्ट करोगे, है ना, और उनको अरेंज करोगे कि कैसे कैसे बोलना है, वो आके आपको बोलना है सबके सामने। आप बोल रहे होगे तो आपसे नेक्स्ट वाला चला जाएगा, वो प्रिपेयर करेगा। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में कुछ 8-10 ऑब्स्टेकल होते हैं, टार्जन स्विंग होता है ना, टाइगर लीप होता है, ऐसे करके 8-10 ऑब्स्टेकल होते हैं, सबके मार्क्स अलग अलग होते हैं, 1 2 3 4। तो बेसिकली इसमें वो देखता है कि आप प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है हाई मार्क्स लो मार्क्स के हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करो, वो ये ऑब्स्टेकल ना इधर उधर होते हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तो आप ऐसे प्रायोरिटाइज़ करो कि आप इनको सबको एक साथ कर पाओ। जैसे यहाँ से गए, यूँ गए, एक फ़्लो में सब कुछ हो जाए, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, फ़्लो मेंटेन होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जीटीओ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरव्यू। तो डे 3 और डे 4 की बात चल रही है, तो जीटीओ मॉर्निंग में चल रहे हैं, इवनिंग में आपके पर्सनल इंटरव्यू चल रहे हैं, है ना। इंटरव्यू में वही होगा, आप जाओगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास, 50 से 60 मिनट चलता है, ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है तो 70 से 80 मिनट भी चल जाता है ना। इसके पास आपका PIQ है जिसमें आपकी सब कुछ डिटेल्स हैं, है ना, कहाँ से हो, क्या है, क्या क्या किया हुआ है, एकेडमिक्स कैसा है ना, स्पोर्ट्स में क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या है, तो वहाँ से ये सब क्वेश्चन करेगा। अगर आप रिटर्न एंट्री से जा रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आपको कुछ करंट अफेयर भी पता हो, है ना। बाकी आप जिस भी सर्विस के लिए जा रहे हो, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, तो उस सर्विस की नॉलेज भी एक्सपेक्ट करेगा। भाई जहाँ आपको नौकरी करनी है उस वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन ये करेगा। बेसिकली ये चेक करता है कि आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो या नहीं, और आपका कम्युनिकेशन कैसा है ना। ये 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर चेक कर रहा होता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी चेक हो चुकी है ना, आप कैसे ग्रुप के साथ काम करते हो वो सब चेक हो चुका है। बस ये कम्युनिकेशन चेक कर रहा है कि अगर आप जाते हो कहीं, आप लीडर हो, तो आप अपने ग्रुप से जब कम्युनिकेट करोगे तो आप उस वे में कम्युनिकेट कर रहे हो या नहीं कि सबको समझ में आए, है ना, पता चला। और आप प्रेशर आपके ऊपर अगर डाला जा रहा है तो आप उसको हैंडल कर पा रहे हो ना, क्योंकि प्रेशर तो रहेगा। आप फ़ौज में हो, मान लो वॉर जोन में जा रहे हो, प्रेशर रहेगा। उस प्रेशर के साथ अगर आप एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, आप एकदम शांत स्वभाव से काम कर पा रहे हो, तो भाई ठीक है, आपको ऑफिसर बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इंटरव्यू ऑफिसर चेक करता है। अब आता है आपका लास्ट डे जो होता है आपका डे 5। डे 5 पे होती है आपकी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस रूम होता है, तो आपका भी ग्रुप था, ठीक है, एक दूसरा ग्रुप भी होगा, ऐसे 4-5 ग्रुप होंगे। सब 4-5 ग्रुप के जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, है ना, ग्राउंड टास्क का जो भी ऑफिसर है, साइकोलॉजिस्ट जो है, ये सभी बैठते हैं, है ना। अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास अपनी रिपोर्ट है आपके बारे में, जीटीओ के पास अपनी रिपोर्ट है, साइकोलॉजिस्ट के पास अपनी रिपोर्ट है। तो ये तीनों अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, इस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। ये कोई बोलेगा कि आप सही हो, आप सूटेबल हो, कोई बोलेगा आप सूटेबल नहीं हो, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा बहुत डाउट है किसी चीज़ को लेके, तो वो आपसे कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन करके अपना डाउट क्लियर कर लेगा। इंटरव्यू ऑफिसर को डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर कर लेगा। तो इस तरह से आपकी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है, फिर आपके मेडिकल्स, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूँ जैसे जो कॉमन डाउट्स हैं, कॉमन डाउट्स क्या है भाई, OIR इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो मैंने अभी जैसे बता दिया भाई, OIR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रही हो ना OIR की इंपॉर्टेंस, तो हम PIQ वाली एक वीडियो करेंगे जिसमें हम देखेंगे भाई PIQ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में हम कैसे भर सकते हैं। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि OIR की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब दूसरा क्वेश्चन होता है भाई, 3 असेसमेंट हैं, साइक,
GTO और इंटरव्यू, तो कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो मेरे हिसाब से तो साइक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका माइंड ही रेडी नहीं है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है आप कैसे एक्शंस लेते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो। अगर आप ट्रेनिंग के लिए ही तैयार नहीं हो तो क्या ट्रेन करेंगे आपको? तो साइक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें फिर एक क्वेश्चन आता है कि इन तीनों असेसमेंट में से साइक, GTO और इंटरव्यू, इनमें से हम किस में इम्प्रूव कर सकते हैं ज़्यादा बाई सेल्फ? तो देखिए, इम्प्रूव तो आपको सब में ही करना चाहिए। मैं कहूँगा जैसे GTO में GD होता है तो आप ग्रुप बना लीजिए, और बाकी ये काम हम अभी करेंगे। देखो 100% मैं ये काम करने वाला हूँ। जो हमारा टेलीग्राम है उससे हम 10-10, 15-15 बंदों के, है ना, जो भी उनकी एंट्रीज़ के हिसाब से है, जैसे भी हमको सूटेबल लगेगा हम ग्रुप फॉर्म करेंगे, और उसमें मंथली और वीकली हम GD के सेशंस रखेंगे, है ना, जो प्रॉपर आपके GD सेशंस होंगे, और उनको आप कर सकते हो जिससे आपका GD इम्प्रूव हो। ठीक है, GD बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट डे ही GD का काम है, स्क्रीन इन में ही GD का काम आ रहा है ना। उसके बाद जो अपने से आप इम्प्रूव कर सकते हो वो आपकी साइकोलॉजी है। मतलब साइकोलॉजी आप इम्प्रूव तो क्या करोगे, रिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का, है ना, अपने रिस्पॉन्सेस के थ्रू, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो हाँ, इस पे आप काम कर सकते हो। और इंटरव्यू पे तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हो, क्योंकि फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना, फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। ओ, तो वो क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिल जाएंगे, हम भी इन पे वीडियो बनाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को कैसे एफिशिएंटली आंसर करना है उसकी प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हो। बाकी GTO में आप GD वगैरह की प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक क्या मिलेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप बोल पा रहे हो या नहीं, है ना, आप वैलिड पॉइंट्स दे पा रहे हो या नहीं, तो वो चीज़ तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट दो चीज़ें, देखिए ये कहीं ना कहीं आपका ग्रुप पे भी डिपेंड कर जाता है ना, आपका ग्रुप कैसा है। बट ये दो तो इंडिविजुअल हैं आपके हाथ में, तो इन दो पे तो काम करो आप। उसके बाद काफ़ी और भी कॉमन डाउट्स होते हैं, जैसे कि एक बहुत कॉमन डाउट है, मतलब पता नहीं लोगों का डाउट होता है या नहीं होता। तो जब इंटरव्यूइंग रूम में आप एंटर कर रहे हो, तो भाई जब हम वेटिंग रूम में बैठे होते थे तो मैंने कई लोगों को सुना था कि मतलब नॉक करना है या नहीं करना, है ना, पूछना है या नहीं पूछना कि मे आई कम इन। देखिए मैं तो इसे इसको एक एग्जांपल से समझता हूँ कि मेरे फ्रेंड की शादी है, ठीक है, उसकी शादी है, उसने मेरे को इनविटेशन भेजा, इनविटेशन कार्ड उसने भेज दिया, ठीक है, और उसने मेरे को बोल दिया कि तेरे को आना है। तो अब ये बताओ, शादी वाले दिन क्या मैं उसको कॉल करके पूछूंगा कि भाई आ जाऊँ क्या? नहीं ना। मतलब ये तो ऑब्वियस है ना, जब इनविटेशन कार्ड आ गया उसने बोल दिया तो मेरे को जाना ही है, तो पूछूंगा नहीं। अब ऐसे ही SSB है, जब आप वेटिंग रूम में बैठे होते हो ना, तो आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि जब आपका चेस्ट नंबर सामने आएगा, वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, उस पर आपका चेस्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है, आपका चेस्ट नंबर सामने आएगा तो आपको जाना है। अब मान लीजिए मेरा चेस्ट नंबर आ गया 16, तो अब क्या मैं पूछूंगा क्या? चेस्ट नंबर आने का मतलब ही ये है कि मेरे को इनवाइट किया गया है। तो जब मेरे को इनवाइट ही किया गया है तो मैं क्यों पूछूंगा? तो मेरे को तो जो सबसे सही लगता है कि आप गेट खोलिए इंटरव्यूइंग रूम का और आप सीधे अंदर चले जाइए, पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा ही डाउट है तो वहाँ पे जो NCOs वगैरह होते हैं ना, आप उनसे पूछ सकते हो कि सर हमें पूछना है या नहीं, वो जैसे बोले वैसे करो। अगर कुछ भी इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मत पूछिए, आप गेट खोलिए, थोड़ा बैंड होना है आगे, और जस्ट एंटर इन द रूम, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हम देखते रहेंगे धीरे धीरे। तो ये सब था SSB के बारे में ना, डे 1 से डे 5। और कुछ अगर मिस हुआ होगा तो आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं भाई। OIR सबको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PIQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। साइकोलॉजी तो है ही, खैर बिना साइकोलॉजी के तो कुछ है ही नहीं। तो यही था। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है fauj.junction, और टेलीग्राम है हमारा fauj_junction। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे हम डेली क्विज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं नई, तो उनके लिंक भी टेलीग्राम पे ही शेयर करते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे हम SSB के बारे में रील्स के थ्रू थोड़ा बहुत समझेंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे आने वाली वीडियोस में अभी हम एक तो CDS की स्ट्रेटजी बनाएंगे, है ना, सेम हम FCAT के लिए भी करेंगे, और फिर हम शुरू कर देंगे वीडियोस बनाना, है ना, रिटर्न के लिए, क्योंकि रिटर्न भी अब आने ही वाला है। बाकी SSB का चलता रहेगा, और सून मैं वो ग्रुप फॉर्म करूँगा, और हम GDs रखेंगे, PPDT के सेशन जैसे भी मेरे को सूटेबल लगेगा, है ना। ऐसे नहीं PPDT डेली करना है। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैंने कई ग्रुप ज्वाइन किए थे, उनमें डेली PPDT हो रहा है,
वो गलत है, क्योंकि उससे आपकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाती है, एक साइड हो जाती है ना। प्री कंसीव्ड आइडियाज़ फिर आपके माइंड में ज़्यादा आने लगते हैं ना, आप ऑब्जर्वेशन पर उतना ध्यान नहीं दे पाते और एक्शंस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि आप इतनी सारी स्टोरीज लिख चुके हो ना, तो आइडियाज़ मिक्स होने लगते हैं, फिर आपकी स्टोरी वही प्री कंसीव्ड बनती है और आप स्क्रीन आउट हो जाते हो, या फिर आप गलती से स्क्रीन इन हो गए तो आपका साइक अच्छा नहीं होता। तो पीपीटीटी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, कितना प्रैक्टिस करना है वो हम उसी हिसाब से इस ग्रुप्स में पीपीटीटी के सेशन रखेंगे, जितना सूटेबल होगा उतनी ही प्रैक्टिस आपको पीपीटीटी की करवाई जाएगी। बाकी हाँ, जीडी पे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जीडी तो ये है कि आपने आइडियाज़ एक्सचेंज करने और बोलना है, तो जीडी पे हम काम करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और रिटर्न के लिए हम डेली क्विज डालते हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। दैट्स ऑल, मिलते हैं दोबारा। जय हिंद।